अररिया में पुलिस पर हमले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के घूरना ओपी पुलिस की वैन को देखकर क्रिकेट ग्राउंड पर खड़ा एक युवक तेजी से भागने लगा। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस के जवान उस संदिग्ध युवक के पीछे दौड़ने लगे। इतने में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और उल्टे पुलिस को ही खदेड़ने लगे। पुलिस जान बचाकर किसी तरह भागने में सफल तो हो गई, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोट लग गई। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि ग्रामीणों ने घुरना ओपी पुलिस के वैन में तोड़फोड़ भी की है। घुरना ओपी प्रभारी राजनंदनी ने बताया कि जांच में पता चला है कि जो युवक पुलिस की वैन देखकर भाग रहा था वो अपराधी है और उस पर सुपौल जिला के वीरपुर थाना में आपराधिक मामले दर्ज हैं। संदिग्ध का नाम निहाल बताया जा रहा है, जो सुपौल का रहने वाला है और अररिया के घुरना ओपी क्षेत्र में उसका ननिहाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो के जरिए वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही यहां कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये क्रूज 3200 किलोमीटर चलकर 51 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के पर्यटक सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 स्वीट्स हैं। साथ में एक 40 सीटर रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 सन डेक हैं। क्रूज में म्यूजिक का इंतजाम किया गया है। इसमें 32 पर्यटकों सहित कुल 80 यात्रियों के ठहरने की सुविधा है। यहाँ खास बनारसी खान पान होगा। इसके अलावा खास थीम पर लाइटिंग और डेकोरेशन किया गया है। ऐतिहासिक घाटों, गंगा और पूरे टेंट सिटी का नजारा देखने के लिए स्टेनलेस स्टील का 32 फीट ऊंचा गंगा वॉच टावर बनाया गया है। दानापुर की फुलवारी शरीफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 बाप बेटे शामिल हैं, जो गन बनाने का काम करते थे। पिता हथियार बनाता था और बेटा इस हथियार को सप्लाई करने में मदद करता था। एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और मौके से गन बनाने के सामान को बरामद किया, जिसमें कटर मशीन, रेती, छेनी, हथौड़ी समेत कई आपत्तिजनक सामान शामिल हैं। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि इस हथियार की सप्लाई कहां-कहां की जाती थी। पुलिस को शक है कि ये गन नक्सलियों को सप्लाई किए जाते थे, जिसे लेकर पुलिस लगातार गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। सीवान में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग की टीम और सीवान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत पुलिस ने शराब की एक भट्टी को ध्वस्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर सुनसान इलाके में अवैध तरीके से शराब बना रहे हैं। तस्कर कच्ची देसी शराब का निर्माण कर रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। वहीं मौके से करीब 5000 लीटर तैयार की गई शराब को भी नष्ट कर दिया गया। मामला सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के सोना नदी और एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बना रहे शराब की भट्टी को ध्वस्त किया और हजारों लीटर शराब को भी नष्ट किया गया। बता दें कि पुलिस इन दिनों लगातार छापेमारी अभियान चलाकर नशे के सौदागरों पर नकेल कसने में लगी हुई है, जिसके तहत अलग अलग जगह पर छापेमारी करके शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। बांका में मकर संक्रांति के दिन से अगले 3 दिनों तक राजकीय महोत्सव और बौंसी मेला का आयोजन होता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। कोविड के चलते ये महोत्सव 2 साल बाद आयोजित होने वाला है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हर पहलू पर ध्यान रखते हुए सुरक्षा के दुरुस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। महोत्सव में ग्राम श्री मेला, विशेष व्यंजन मेला समेत मनोरंजन के लिए बॉलीवुड सिंगर को भी बुलाया गया है। वहीं पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर 1000 से ज्यादा अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही शराबियों पर अंकुश लगाने के लिए
ब्रेथ एनालाइजर के साथ टीम की तैनाती की जा रही है। मंदार पर्व हिंदू, जैन और सफा धर्मावलंबियों का संगम स्थल होने के चलते देश के अलग अलग कोने से लोग भी पहुंचते हैं। रांची में आयोजित हुए 7वें सीनियर स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप में गोड्डा की पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद पूरे जिले में खुशी की लहर है। मेडल जीतकर वापस लौटे खिलाड़ियों का गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर नेटबॉल संघ और गोड्डा वासियों ने भव्य स्वागत किया। खिलाड़ियों को स्टेशन पर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि गोड्डा पुरुष टीम ने दुमका की पुरुष टीम को पछाड़कर जीत हासिल की है, तो वहीं महिला टीम ने भी दुमका की टीम को फाइनल में हराया है। टीम के कोच गुंजन झा ने बताया कि 12 साल बाद गोड्डा की टीम ने फाइनल का खिताब जीता है। वहीं महिला टीम की कप्तान मोनालिसा ने बताया कि इन टीमों में बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों का सिलेक्शन झारखंड की टीम के लिए भी किया गया है। अब ये खिलाड़ी अपने जिले का नाम रोशन करने के बाद राज्य के लिए खेलने की तैयारी में जुट गए हैं। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के औराही पूरब गांव में दुबई में बैंक की नौकरी छोड़कर आए एक युवा किसान ने आत्मनिर्भर बनकर गांव के करीब 200 लोगों को रोजगार दिया है। फारबिसगंज के भानु प्रताप सिंह MBA करने के बाद दुबई के एक निजी बैंक में मोटी तनख्वाह की नौकरी कर रहे थे, लेकिन भानु को कुछ अलग करने की इच्छा थी। 2 साल पहले वो अपने गांव लौटे। इसी दौरान उन्हें मत्स्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी मिली और मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने लार्ज स्केल पर मछली पालन शुरू कर दिया। अब मत्स्य पालन करके वो खुद तो अच्छी खासी कमाई कर ही रहे हैं और अपने परिवार के पास रहकर उन्हें भी समय दे पा रहे हैं। उनके इस प्लांट से जुड़कर गांव और आसपास के करीब 200 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। भानु प्रताप के इस सक्सेस स्टोरी की चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है। मकर संक्रांति के दिन चूड़ा का एक अलग महत्व होता है। उस दिन सभी लोग दही चूड़ा गुड़ के साथ खाते हैं। ऐसे में सिवान के ग्रामीण इलाकों के मिल जहां चूड़ा की कुटाई हो रही है, वहां किसानों की लंबी लाइन देखी जा रही है। मिल में काम कर रहे लोग दिन रात चूड़ा कूटने में लगे हुए हैं। कई लोग अपने खेत में उगाए गए धान को ले जाकर चूड़ा कुटवा रहे हैं, क्योंकि वो मकर संक्रांति के दिन अपनी ही मेहनत से उगाई गई फसल का चूड़ा खाना चाहते हैं। दिन रात चूड़ा कुटवाने के लिए मिल के बाहर लाइन लगी रहती है। लोग धान का बुरा लेकर मिल पहुंचते हैं। वर्कर धान को भिगोकर उसे उबालते हैं, उसके बाद भट्टी में भूनकर चूड़ा मशीन में उसकी कुटाई करते हैं, जिसके बाद ये चूड़ा मार्केट में और लोगों के घरों में भेजा जाता है। मिल मालिक की माने तो आजकल चूड़ा की डिमांड बढ़ गई है। किसान समेत आम लोग भी अपना धान लेकर चूड़ा कुटवाने के लिए आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व को लेकर नालंदा में दूध की मांग बढ़ गई है, पर इस बार मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को दूध दही की किल्लत नहीं होगी। नालंदा सुधा डेयरी ने इस बार मकर संक्रांति के लिए दूध दही की पर्याप्त व्यवस्था की है। नालंदा डेयरी के CEO प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि मकर संक्रांति को देखते हुए 6 लाख लीटर दूध की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो लोग घर में दही जमाना चाहते हैं उन्हें आसानी से दूध उपलब्ध हो जाए। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के पहले ही 5.25 लाख लीटर दूध की आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही थी, लेकिन मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए नालंदा डेयरी ने दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है। नालंदा डेयरी की तरफ से जमा जमाया दही खरीदने वाले लोगों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। नालंदा डेयरी ने लगभग 40,000 किलो से अधिक दही बिक्री की तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि सुधा का दही 200 से 400 ग्राम के साथ 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 15 लीटर के केन में बाजारों में उपलब्ध है। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के खुटहा दियारा में मकर संक्रांति को लेकर दही का बिजनेस जोरों पर है। डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात दही जमाने में जुटे हुए हैं।
खुटहा दियारा में शुद्ध दूध से दही जमाया जा रहा है, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ की दही को लोग संदेश के तौर पर अपने रिश्तेदारों के घर भी भेजते हैं। बताया जाता है कि मकर संक्रांति को लेकर खुटहा गांव में कई दिन पहले से लोग ऑर्डर देकर दही की बुकिंग करवाते हैं। यहाँ की दही शेखपुरा, नालंदा, जमुई, पटना समेत कई जिलों में भेजी जाती है। यहाँ की मिट्टी के बर्तन में जमाई गई दही की काफी डिमांड होती है। इसका स्वाद एकदम मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसे लोग चूड़ा के साथ तो खाते ही हैं, साथ ही इसे मिठाई की तरह भी खाया जाता है। आम दिनों में भी इस दही को लोग खूब पसंद करते हैं, पर मकर संक्रांति के समय इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। मकर संक्रांति पर लोगों का स्वाद बढ़ाने वाला तिलकुट धीरे धीरे बेगूसराय में कुटीर उद्योग का रूप लेता जा रहा है। कभी गया का तिलकुट लोगों की खास पसंद था, पर अब बेगूसराय में बने तिलकुट न सिर्फ जिला के लोगों को भा रहे हैं, बल्कि यहाँ का तिलकुट दुबई के लोगों की भी पसंद बनता जा रहा है। दुकानदारों की माने तो दुबई में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए लोग बड़ी संख्या में तिलकुट खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि इस उद्योग पर महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन वो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल जहां 140 रुपए किलो तिल बिका करती थी, आज वो 220 रुपए किलो मिल रही है। बावजूद इसके लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बेगूसराय में तिलकुट की सौंधी खुशबू से पूरा बाजार महक रहा है। बड़ी संख्या में लोग तिलकुट की खरीदारी करते। मकर संक्रांति से पहले तिलकुट की सौंधी खुशबू से धनबाद का पूरा बाजार महक उठा है। वैसे तो बाजार में कई तरह के तिलकुट मिल रहे हैं, पर कतरास बाजार गांधी चौक में सुरेश गुप्ता की हांडी तिलकुट की खास डिमांड है। इस तिलकुट को खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ तो लगती ही है। लोग अक्सर इस तिलकुट को बनता हुआ देखने के लिए भी पहुंच जाते हैं। सुरेश गुप्ता का पूरा परिवार मिलकर हांडी तिलकुट तैयार करता है। ये काम इनका परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से कर रहा है। इनके तिलकुट की चर्चा दूर दूर तक है। हांडी तिलकुट बनाने वाले सुरेश गुप्ता ने बताया कि नवम्बर से ही वो तिलकुट बनाने में लग जाते हैं। मकर संक्रांति के बाद सरस्वती पूजा तक इसे तैयार करते रहते हैं। पूरा परिवार खुद ही मेहनत करता है और इसे तैयार करता है। इस खास तिलकुट को बनाने के लिए किसी भी बाहरी कारीगर को नहीं बुलाया जाता है। ये इनकी फैमिली रेसिपी है, जिसे परिवार के लोग ही बनाते हैं। पर्यटकों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर अब बड़ी इवेंट कंपनियों की सूची में शामिल है। उनके पैकेज में जैसलमेर में रॉयल शादी समारोह सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीने में यहाँ 30 से अधिक शादी समारोह हो चुके हैं, तो 14 जनवरी के बाद शुरू हो रहे वेडिंग सीजन में भी इतने ही समारोह की गुंजाइश दिख रही है। 6 फरवरी को एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी जैसलमेर में होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग और इवेंट ही अब जैसलमेर के पर्यटन का मुख्य आधार बन चुका है। हालांकि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की शिकायत यहाँ कनेक्टिविटी को लेकर है। जानकार बताते हैं कि यदि पूरे साल हवाई सेवा जारी रहे तो इस इंडस्ट्री में 20 से 30% की ग्रोथ आ सकती है। पिछले 2-3 सालों में ही ये सिलसिला बढ़ा है। पहले सिर्फ कुछ एक बड़े घरानों की शादियां यहाँ होती थी, और वो भी बड़े होटल्स में। अब बजट वाले परिवार भी यहाँ आकर मिड बजट के होटलों में डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहे हैं। आपने कभी बर्फ से बनी मूर्तियां देखी हैं? नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे। ये मूर्तियां किसी नायाब नमूने से कम नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखिए, खूबसूरती की मिसाल है ना ये तस्वीरें। क्या नक्काशी है। ये गणेश की प्रतिमा बर्फ से बनी है। ये कश्मीर घाटी का नाव याद दिलाती है। क्या नायाब तरीके से इसे तराशा गया है। दरअसल ये तस्वीरें किसी मिट्टी या पत्थर की नहीं बनी हुई हैं, बल्कि ये बर्फ से बनी है। इसे स्नो स्कल्पचर कहते हैं। इसे बनाया है कश्मीर के रहने वाले जहूर और उनकी टीम कैलिस्टो ने। आपको बता दें कि यूएसए स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जहूर की टीम का चयन हुआ है। जहूर अपनी टीम के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी जहूर अपनी टीम के साथ 2014 में यूएसए में स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुके हैं, जहां उन्होंने बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कार भी जीते थे।
गुमला बिशुनपुर प्रखंड के लोंगा महुआ टोली गांव में देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने खूब उत्पात मचाया। हाथियों ने एक महिला की कुचलकर हत्या कर दी। वहीं बुधनी देवी और मनभरन खेरवार का घर भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अंचलाधिकारी धनंजय पाठक और थाना प्रभारी सदानंद सिंह गांव पहुंचे और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की बात कही। जानकारी के मुताबिक लगभग 1.5 दर्जन हाथियों के झुंड घाघरा थाना क्षेत्र के तेंदार जंगल में घूम रहा था। इस दौरान एक महिला को हाथियों ने कुचल दिया और खेतों में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों को भगाने के लिए लगभग 2 दर्जन गांव के ग्रामीण रात भर लगे रहे। तभी हाथी भागता हुआ लोगा महुआ टोली गांव पहुंचा, जहां बुधनी देवी एवं मनभरण खैरवार के घर को तोड़ दिया, जबकि घूरन उरांव एवं वीरेंद्र उरांव के खेत में लगे फसल को बर्बाद कर दिया। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के दक्षिणी छोर पर स्थित और प्राकृतिक गोद में बसा भक्ति और आस्था का केंद्र कबूतरी पहाड़ विकास से अब तक अछूता है, जिसकी वजह से यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि इस ऐतिहासिक स्थल में आदिकाल में बने गुफा में एक साधु रहकर साधना और तप किया करते थे और कबूतरों को अपने साथ रखा करते थे, उसे दाना खिलाया करते थे। पहाड़ों में कबूतरों के लिए अपने आप जगह जगह पर घोंसला बना हुआ है, जो अभी भी देखने में बहुत ही विचित्र लगता है। हालांकि यहाँ पर अब भगवान शिव की पूजा होती है। इस जगह तक पहुँचने के लिए ढंग के रास्ते भी नहीं है। इसके बावजूद सावन और कार्तिक महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सरकार की उदासीनता की वजह से ये ऐतिहासिक जगह अपनी विरासत धीरे धीरे खोता जा रहा है। अगर सरकार यहाँ बस एक सड़क का निर्माण करवा दे तो इसे धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। नवादा में चोरों ने 2 टावर में लगे बैटरी के बक्से को तोड़कर बैटरी की चोरी कर ली है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के सिमरी बीघा गांव की है। बताया जा रहा है कि निजी जमीन में लगे एयरटेल और जियो के टावर में से बीती रात चोरों ने कुल 36 बैटरी की चोरी कर ली है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। चोरों ने टावर के पास बने बैटरी बॉक्स के सेफ के ताले को तोड़कर उसमें रखे 36 बैटरी को चुरा लिया। जब सुबह ग्रामीण उठे तो उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। दरअसल ठंड में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। धुंध और ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके रहते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, जिसका चोर अक्सर फायदा उठाते हैं। फिलहाल इस घटना की जानकारी जमीन मालिक ने कंपनी के लोगों को दे दी है। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। खासकर यूरिया के लिए किसान काफी परेशान हैं। ये तस्वीर बिक्रमगंज के गुरारी की है, जहां सुबह 4 बजे से ही किसान खाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। पूरे बिहार में इस वक्त कनकनी और शीतलहर का प्रकोप है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन किसानों की मजबूरी ऐसी है कि इन्हें इतनी ठंड में भी सुबह ही खाद के लिए वितरण केंद्र के बाहर आकर खड़ा होना पड़ रहा है। किसानों को रबी फसल की बुआई के लिए खाद की जरूरत है। किसानों का कहना है कि खुले बाजार में काला बाजारी से यूरिया 500 रुपए प्रति बोरा आराम से मिल रहा है, जबकि निर्धारित मूल्य पर यूरिया खरीदने के लिए 2-2 दिन तक उन्हें लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। खाद की किल्लत सिर्फ रोहतास जिले में ही नहीं, बल्कि बिहार के कई जिलों में किसान इसी तरह खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और बाजारों में धड़ल्ले से खाद की कालाबाजारी जारी है। मुंगेर में हुई इस शादी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दूल्हा बना नीतीश भागलपुर का रहने वाला है, जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ मजदूरी करके गुजर बसर करता था। इसी दौरान उसे फरीदाबाद की एक मुस्लिम लड़की तनिषा से प्यार हो गया। ये सिलसिला 3 साल से चल रहा था। तनिषा ने बताया कि उसकी मां के मरने के बाद सौतेली मां और पिता उसे बहुत प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसने घर से भागकर नीतीश से शादी करने का फैसला लिया। जिसके बाद इन दोनों ने भागलपुर व्यवहार न्यायालय में एक बंद पत्र भरकर अपने विवाह को रजिस्टर करवा लिया और फिर शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। शादी से दोनों बहुत खुश हैं।
पर दोनों को डर है कि लड़की के परिवार वालों ने फरीदाबाद पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसकी वजह से शादी के बाद भी अपना ठिकाना बदलते रहने को मजबूर हैं। तो निशा ने गुहार लगाई है कि उसे और उसके पति को परेशान न किया जाए। कोहरा और ठंड ने न सिर्फ इंसानों को ही परेशान किया है, बल्कि जंगली जानवर भी ठंड से प्रभावित हैं। तस्करों और शिकारियों की घुसपैठ का खतरा और भी बढ़ गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने कोहरा और ठंड में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद हाई अलर्ट जारी किया है। शिकारियों और तस्करों के घुसपैठ को रोकने के लिए वन विभाग ने सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है। दरअसल तस्कर और शिकारी कोहरे का फायदा उठाकर जंगल में घुस सकते हैं। ऐसे में 24 घंटे गश्ती के निर्देश दिए गए हैं। जंगल के प्रवेश के रास्ते के साथ हर इलाके में गश्ती सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तस्करों के अलावे कोहरे के कारण जानवर खुद भी जंगल से बाहर निकलकर भटक जाते हैं। इसी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सभी चेक पोस्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामगढ़ के सीसीएल गिद्दीसी स्टेडियम में आयोजित प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब एकता क्लब भुरकुंडवा ने अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन आदिवासी यूथ क्लब सतकड़िया ने करवाया था, जिसमें जिले की कई टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबले में एकता क्लब ने एफसी सेनेगाड़ा की टीम को 2-1 गोल से हरा दिया और खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख रुपए प्राइज मनी और उप विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। फाइनल मैच में नाइजीरियन खिलाड़ी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। फाइनल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे। प्रतियोगिता जीतने के बाद एकता क्लब भुरकुंडवा के खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है।